मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद। देखिए इतिहास में एक शब्द प्राक आएगा और एक शब्द उत्तर आएगा। प्राक का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद। प्राक मौर्य यानी मौर्यों से पहले, मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद। तो मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद। अगर हम मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद के भारत को देखें तो मौर्यों के बाद भारत में दो प्रकार के शासन थे। मौर्यों के बाद भारत में दो प्रकार के शासन थे, एक आपको देशी शासन और दूसरा आपको विदेशी शासन। एक आपको देशी शासन और दूसरा आपको विदेशी शासन। मौर्यों के बाद भारत में देशी शासन के साथ साथ विदेशी शासन भी साथ में चल रहे थे। मौर्यों के बाद भारत में देशी शासकों के साथ साथ विदेशी शासकों ने भी शासन किया। देशी शासकों में जहां पुष्यमित्र शुंग का जिक्र आता है, फिर आपको देवभूति का जिक्र आता है, यज्ञश्री सातकर्णी का जिक्र आता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का जिक्र आता है। उसी प्रकार से विदेशी शासकों में जो है आपको मिनांडर का जिक्र आता है, अंटिअल्किडस का जिक्र आता है, कुजुल कडफिसस का जिक्र आता है। समझ गए? तो ये तमाम शासकों का जिक्र आता है और ये सभी शासक जो है एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे। अगर हम मौर्यों के बाद भारत में देशी शासन को देखें तो मौर्यों के बाद जो है भारत में जो देशी राजवंश ने शासन किया है, वे देशी राजवंश में शुंग वंश का नाम आता है। शुंग के बाद कण्व वंश, कण्व के बाद सातवाहन। शुंग, कण्व और सातवाहन, शुंग, कण्व और सातवाहन। फिर विदेशी शासकों की हम बात करें तो विदेशी शासकों में हिंद यवन हो गया, हिंद यवन के बाद शक हो गया, शक के बाद पहलव हो गया और पहलव के बाद कुषाण, पहलव के बाद कुषाण हो गया। समझ, पहलव के बाद कुषाण हो गया। तो मौर्योत्तर काल में देशी शासन के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश के शासकों ने शासन किया और विदेशी शासन के अंतर्गत हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण वंश के शासकों ने शासन किया। ये जो चैप्टर है उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का अंग है। जैसे 24 तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह याद रखना उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का अंग है, तो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का मन कब किधर घूम जाता है कहना मुश्किल होता है। दो दो तीर्थंकर का एक साथ प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है। समझ गए? अगर आप नहीं करके गए हैं तो दो क्वेश्चन आप गलती करके आ गए। समझ गए? तो इसी वजह से जो है यूं तो महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का अंग है, इसी वजह से हमको करके जाना है। अब देखिएगा, आप याद कीजिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश के शासन की नींव डाली। मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश के शासन की नींव डाली। तो अब सबसे पहले हम लोग शुंग वंश के विषय में जान लेते हैं। ठीक है? तो एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि मौर्यों के बाद भारत में दो प्रकार के शासन, देशी और विदेशी। और देशी में कौन राजवंश, विदेशी में कौन राजवंश, ये बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखिएगा शुंग वंश। शुंग वंश की अगर हम बात करें तो जो शुंग वंश है, शुंग वंश का शासन 185 बीसी से 185 बीसी से 75 बीसी, 185 बीसी से 75 बीसी यानी 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 75 ईस्वी पूर्व के बीच जो है आपको शुंग वंश का शासन रहा है। इस वंश के जो शासक थे वे आपको ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और इस वंश के शासन के दौरान ब्राह्मण धर्म का फिर से उदय हुआ, ब्राह्मण धर्म का फिर से उदय हुआ। संस्कृत का महत्व बढ़ गया। समझ गए? संस्कृत का महत्व बढ़ गया, हिंदू धर्म का महत्व बढ़ गया। समझ गए? हिंदू देवी देवता का महत्व बढ़ गया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र
सुंग। पुष्यमित सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाई। इनकी एक राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, तो वहीं इनकी द्वितीय राजधानी विदिशा हुआ करती थी। इनकी द्वितीय राजधानी विदिशा हुआ करती थी। तो पुष्यमित सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की और इन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाई। इन्होंने अपनी 2 राजधानी बनाई, एक इनकी राजनीतिक राजधानी और दूसरा जो है इनका सांस्कृतिक राजधानी। तो एक इनका राजनीतिक राजधानी था और दूसरा इनका सांस्कृतिक राजधानी था। इनके अगर हम राजनीतिक राजधानी की बात करें तो इनकी राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। कहां? पाटलिपुत्रा। वहीं इनका जो सांस्कृतिक राजधानी था वह विदिशा में था। विदिशा एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। विदिशा कहां है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। उसी को इन्होंने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाई। इनका राजपुरोहित पतंजलि था। इनका राजपुरोहित कौन था? पतंजलि। पतंजलि इनका राजपुरोहित था। राजपुरोहित इनका पतंजलि हुआ करता था। तो स्वाभाविक सी बात है, हम यह भी कह सकते हैं कि पतंजलि इनके दरबार में रहते थे। पतंजलि इनके दरबार में रहते थे। जैसे अगर आप क्वेश्चन बैंक सब देखते होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, डायमेकस किसके दरबार में रहते थे, फिर जो है आपको हरिसेन किसके दरबार से संबंधित है, फिर कलहन किसके दरबार से संबंधित है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो पतंजलि इनके दरबार से संबंधित थे। पतंजलि इनके दरबार में रहा करते थे। पतंजलि जो है इनके दरबार में रहा करते थे। अब देखिएगा, जो पुष्यमित सुंग था साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक था, मतलब साम्राज्य के विस्तार करने में यह विश्वास करता था। इनके पास जितना साम्राज्य था वो तो था ही, लेकिन मौर्यों के अंतिम दिनों में, मौर्य शासन के अंतिम दिनों में मौर्य साम्राज्य से कई सारे क्षेत्र अलग हो गए थे। मौर्य साम्राज्य से कई सारे क्षेत्र अलग हो गए थे और वैसे क्षेत्र जो मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए थे उसे इन्होंने, पुष्यमित सुंग ने फिर से अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया और इसी संदर्भ में इन्होंने कई सारे अभियान किए। इसी संदर्भ में इन्होंने कई सारे अभियान किए। कई सारे शासकों को इन्होंने पराजित किया और कई शासकों से ये पराजित भी हुए। इनका जो मूल सैन्य अभियान है, विदर्भ का अभियान है, विदर्भ का इन्होंने अभियान किया है। इसके बाद यवन आक्रमण को इन्होंने झेला है। कलिंग शासक के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा है। तो पुष्यमित सुंग के सैन्य अभियान को अगर हम देखें तो पुष्यमित सुंग का जो सैन्य अभियान है, सैन्य अभियान, एक तो आप इस बात को जानिए कि जैसे जब आप पढ़ेंगे ना आगे चल करके मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया। फिर मुगल काल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शाहजहां ने अपने पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया। फिर अकबर के विषय में पढ़ेंगे तो अकबर ने मुराद, कामबख्श और अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया। समझे, दक्षिण भारत का अभियान किया मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार ये लोग कर रहे थे अलग अलग सेनापति के नेतृत्व में। उसी प्रकार से पुष्यमित सुंग ने जो सैन्य अभियान किया है, पुष्यमित सुंग ने अपना सैन्य अभियान अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में किया है। अग्निमित्र, पुष्यमित सुंग ने अपना सैन्य अभियान अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में किया और अग्निमित्र के नेतृत्व में सैन्य अभियान करके कई सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। पुष्यमित सुंग का स्वाभाविक दुश्मन, पुष्यमित सुंग का स्वाभाविक दुश्मन
विदर्भ के शासक यज्ञसेन को माना जाता था। विदर्भ, समझ गए, विदर्भ, विदर्भ के शासक यज्ञसेन को माना जाता था। तो पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ का अभियान किया था। विदर्भ, जब पुष्यमित्र शुंग विदर्भ का अभियान किए थे तो इस समय यहां के शासक हुआ करते थे यज्ञसेन। यहां के शासक कौन हुआ करते थे? यज्ञसेन। यज्ञसेन हुआ करते थे। यज्ञसेन पुष्यमित्र शुंग का स्वाभाविक शत्रु था। स्वाभाविक शत्रु था। विदर्भ के शासक यज्ञसेन और पुष्यमित्र शुंग के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में पुष्यमित्र शुंग के तरफ से भाग अग्निमित्र ने लिया। अग्निमित्र ने लिया और जब अग्निमित्र यज्ञसेन के साथ संघर्ष कर रहा था तो उसी दौरान अग्निमित्र की नजर यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका पर पड़ा। यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका पर पड़ा और फिर अग्निमित्र मालविका से प्रेम करने लगे। अग्निमित्र जो है मालविका से प्रेम करने लगे। तो अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कहानी है उस विषय में जानकारी हमें कालिदास की रचना मालविका अग्नि मित्रम देता है। मालविका अग्नि मित्रम, कालिदास की कई सारी रचनाएं हैं। आगे चल करके आप गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहां पर कालिदास के विषय में आपको पढ़ना है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, विक्रमोबसीयम हो गया, ऋतु संहार हो गया, समझिए, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ये तमाम कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की इन रचनाओं में एक रचना है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, अगर हम मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो जो मालविका अग्निमित्रम है इसकी रचना जो है आपको कालिदास ने किया है। कालिदास ने इसकी रचना की है और इस ग्रंथ से हमें, इस साहित्य से हमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और देखिए, इस प्रश्न को कई तरीका से पूछा है। एक तो तरीका यह है कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी कौन साहित्य से प्राप्त होती है? तो मालविका अग्निमित्रम। एक ये पूछा है मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन है? तो कालिदास, समझ गए। तो इस प्रश्न को कई तरीका से आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। चीजों को समझ गए हैं तो आप किसी भी तरीका से प्रश्न को पूछे तो आप निश्चित तौर पर जवाब देने में सक्षम होंगे। और अग्निमित्र ने यज्ञसेन को पराजित किया। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को पराजित किया और विदर्भ को जीतकर अपने पिता के साम्राज्य में मिलाया। विदर्भ को जीतकर अपने पिता के साम्राज्य में मिलाया। यह जो शुंग वंश है, शुंग वंश के शासन के विषय में जानकारी, एक तो मालविका अग्निमित्रम सिर्फ मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी ही नहीं है, बल्कि यह जो साहित्य है मौर्योत्तर काल, पूरे मौर्योत्तर काल, चाहे शुंग हो, कण्व हो, सातवाहन हो, हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण हो, पूरे मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी यह मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ हमें देता है। और पूरे मौर्योत्तर काल ही नहीं बल्कि गुप्तों के विषय में भी जानकारी यह मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ हमें देता है। इसके बाद सैन्य अभियान के अंतर्गत पुष्यमित्र शुंग का अगला सैन्य अभियान यवन शासकों के खिलाफ हुआ है। यवन शासकों के खिलाफ जो है पुष्यमित्र शुंग ने अगला सैन्य अभियान किया है। और यवनों के खिलाफ भी जो पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य अभियान किया है वह आपको अग्निमित्र के नेतृत्व में ही किया है। अग्निमित्र के नेतृत्व में किया है और पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र के नेतृत्व में यवन शासकों को भी पराजित किया है। और पुष्यमित्र शुंग के समकालीन यवन शासक हुआ करते थे मिनांडर। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन यवन शासक हुआ करते थे, हिंद यवन शासक हुआ करते थे मिनांडर। ये दोनों शासक एक दूसरे के समकालीन थे और जब इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष में पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई, मिनांडर की हार हुई। मिनांडर की हार हुई। एक प्रश्न क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो यह मिलेगा, पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक के समकालीन थे? तो जो पुष्यमित्र शुंग थे वे हिंद यवन शासक मिनांडर के समकालीन थे। हिंद यवन शासक मिनांडर के समकालीन थे। इसके बाद
आगे चल करके सेना अभियान के अंतर्गत पुष्मित सुंग ने कलिंग का अभियान किया था। कलिंग का अभियान किया था। आप याद कीजिए, सबसे पहले कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में महापदम नंद ने मिलाया था। लेकिन मौर्य काल के अंतर बिंदुसार के काल में जो है कलिंग अलग हो गया था, तो फिर अशोक ने जीतकर मिलाया। लेकिन अशोक के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी होने के कारण जो है कलिंग फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो कलिंग का अभियान पुनः पुष्मित सुंग ने किया, और पुष्मित सुंग ने जब कलिंग का अभियान किया तो उस समय वहां के शासक खारबेल थे। खारबेल के साथ पुष्मित सुंग का संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में पुष्मित सुंग की हार हुई। इस संघर्ष में पुष्मित सुंग की हार हुई और खारबेल की जीत हुई। यह जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख देता है, और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यही अभिलेख सर्वप्रथम हमें भारतवर्ष के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। भारतवर्ष के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पुष्मित सुंग है, जो पुष्मित सुंग है वह अलग अलग सैन्य अभियान करके अलग अलग क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। और जब राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता था तो अपने साम्राज्य विस्तार के उपलक्ष्य में राजा के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाता था। आप याद कीजिए, जब हम आपको वैदिक काल बता रहे थे तो वहां पर कई प्रकार के यज्ञ की चर्चा हमने आपके साथ की थी। अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, राजसूरी यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया। तो ये तमाम प्रकार के यज्ञ की चर्चा किए थे। कुछ याद है जब राजा अपने साम्राज्य विस्तार हेतु कौन सा यज्ञ करता? अश्वमेघ यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। तो ये जो पुष्मित सुंग है, पुष्मित सुंग को अगर हम देखें तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो पुष्मित सुंग जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद पुष्मित सुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, और इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और इन्होंने जो 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया है, इनके लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन इनके राज पुरोहित पतंजलि के द्वारा करवाया गया था। इनके लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन इनके राज पुरोहित पतंजलि के द्वारा करवाया गया था। पतंजलि, ये वही पतंजलि है जो योग दर्शन का प्रतिपादक था। और साथ ही साथ इन्होंने अष्टाध्यायी पाणिनि, समझिए अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है प्रथम व्याकरण साहित्य है, और अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने टीका लिखने का काम किया है, और अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने महाभाष्य नामक टीका लिखा है। तो पतंजलि के द्वारा ही महाभाष्य की रचना की गई है, और ये पुष्मित सुंग के राजपुरोहित थे। इन्होंने ही पुष्मित सुंग के लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यह जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है। धनदेव जो है पुष्मित सुंग के एक अधिकारी हुआ करते थे। और धनदेव के द्वारा जो है आपको अयोध्या अभिलेख लिखा गया था। अयोध्या अभिलेख लिखा गया था। तो धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है, यह हमें जानकारी प्रदान करता है कि पुष्मित सुंग ने अपने शासनकाल के दौरान जो है अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया है। पुष्मित सुंग के द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हुआ है, लंबे अवधि के बाद अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन हुआ है। देखिए, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कब हुआ करता था? वैदिक सभ्यता के दौरान, वैदिक काल के दौरान हुआ करता था। और जब वैदिक काल का पतन हुआ तो फिर आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हो गया था, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में यज्ञ सब पर जो है आपको प्रतिबंध लगा हुआ था। और उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म का काफी
काफी ज्यादा जो है आपको पकड़ हुआ करता था, काफी मजबूत पकड़ बौद्ध धर्म जैन धर्म का हुआ करता था। और उस समय के जो प्रमुख शासक हुआ करते थे उन्होंने या तो बौद्ध धर्म को अपनाया या जैन धर्म को अपनाया, या तो बौद्ध धर्म को अपनाया या जैन धर्म को अपनाया, स्पेशली मौर्य वंश तक। और मौर्य वंश के शासन के समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म का महत्व कम हो गया, बौद्ध धर्म जैन धर्म का महत्व कम हो गया। और शुंग वंश के शासक जब पुष्यमित्र शुंग बने, यह हिंदू था, समझिए हिंदू था, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू धर्म के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। और हिंदू धर्म में ही यज्ञ प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। तो आप मानिए कि लगभग जो है 500-600 वर्ष के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, 500-600 वर्ष के बाद। और यही कारण है कि परीक्षा जो है इनके अश्वमेध यज्ञ के विषय में पूछता है, कभी पूछ देता है कि इनके लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया, कभी पूछ देता है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, समझ गए। तो इनका अश्वमेध यज्ञ अपने आप में एक जो है मिसाल है, काफी लंबे अवधि के बाद जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था, समझ गए। तो ये चीज है। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के विषय में यह कहा जाता है कि यह बौद्ध विरोधी था, बौद्ध विरोधी था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में यह कहा जाता है कि यह जो है आपको बौद्ध विरोधी था। क्या था? बौद्ध विरोधी था। ये इनके ऊपर यह आरोप है और यह साबित भी होता है। लेकिन बौद्धों का एक बहुत प्रमुख स्तूप है, उसका नाम है भरहूत स्तूप, समझे, भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप का निर्माण इन्होंने करवाया है। इसके अलावे शुंग वंश से पहले मौर्यों का शासन था। मौर्यों के शासन के दौरान जो स्तूप बनाया जाता था उसमें कच्ची ईंट का प्रयोग होता था, कच्ची ईंट का प्रयोग होता था, मिट्टी का प्रयोग होता था। लेकिन इनके शासनकाल के दौरान स्तूप में पाषाण का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया, पत्थर का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। और स्तूप को अस्थायित्व एक प्रकार से कहिए तो इन्हीं के शासनकाल में प्राप्त हुआ। भले ही इनके ऊपर यह आरोप लगता है कि यह बौद्ध विरोधी था, यह बौद्ध विरोधी था, लेकिन इसके बावजूद बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का इन्होंने मरम्मत करवाया और ईंट के जगह इन्होंने पत्थर का प्रयोग करवाया ताकि स्तूप लंबे अवधि तक रहे, ताकि स्तूप जो है लंबे अवधि तक रहे। और स्तूप को जो अस्थायित्व प्रदान किया गया है, स्तूप को अस्थायित्व प्रदान जो है आपको शुंग वंश के शासनकाल के दौरान ही किए गए हैं। शुंग वंश के शासनकाल के दौरान ही जो है स्तूप को अस्थायित्व प्रदान किया गया है। यह चीज है। इसके अलावे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो शुंग वंश स्थापित किया गया था, उस शुंग वंश में कुल मिलाकर के 10 गो शासक हुआ। लेकिन 10 शासकों में अगर हम देखें सबसे महान शासक कौन हुए, तो 10 शासकों में सबसे महान शासक आपको पुष्यमित्र शुंग ही हुए। पुष्यमित्र शुंग के अलावे जो अन्य शासक हुए वे काफी अयोग्य थे, वे काफी अयोग्य थे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है शासन आपको करता रहा इनके संतानों ने, इनके वंशजों ने। और पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र बना था। पुष्यमित्र शुंग की हम बात करें तो जब पुष्यमित्र शुंग का निधन हुआ तो पुष्यमित्र शुंग के निधन होने के बाद उनका उत्तराधिकारी, पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी बना था वह आपको अग्निमित्र बना था, अग्निमित्र बना था। और अग्निमित्र के बाद जो है आपको वसुज्येष्ठ हो गए और भी कई सारे शासक बने। लेकिन शुंग वंश के एक शासक है जो कि 9वें नंबर पे आते हैं, उनका नाम है भागभद्र, उनका नाम है भागभद्र, उनका नाम भागभद्र है। और भागभद्र की हम बात करें तो भागभद्र जो है आपको भागवत धर्म को मानता था, भागभद्र जो है भागवत धर्म को मानता था और भगवान विष्णु की उपासना किया करता था, भगवान विष्णु की उपासना किया करता था। और शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था,
हेलियोडोरस आया था। ये हेलियोडोरस कौन है? तो एक हिंद यवन शासक हुआ करते थे, आंटी आल्कीडस। आंटी आल्कीडस हिंद यवन शासक आंटी आल्कीडस का राजदूत बनकर हेलियोडोरस शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। समझ गए? तो हिंद यवन शासक आंटी आल्कीडस का राजदूत बनकर हेलियोडोरस शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया और भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने भी भागवत धर्म को अपना लिया। हेलियोडोरस ने भी भागवत धर्म को अपना लिया और भगवान विष्णु के सम्मान में इन्होंने, भगवान विष्णु के सम्मान में जो है हेलियोडोरस ने एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसे हम लोग गरुड़ स्तंभ लेख या विदिशा स्तंभ लेख या बेसनगर स्तंभ लेख या बेसनगर स्तंभ लेख कहते हैं। और यह एक निजी स्तंभ लेख है और इस स्तंभ लेख के निर्माण में जो भी खर्च हुआ था, सभी प्रकार के खर्च हेलियोडोरस के द्वारा ही दिए गए थे। और इस स्तंभ लेख में भगवान विष्णु के लिए देव देवस शब्द आया है, मतलब देवताओं का देवता। भगवान विष्णु के लिए जो है देव देवस यानी देवताओं के देवता शब्द का जिक्र जो है आपको किया गया है। इसके बाद भागभद्र के बाद शुंग वंश के 10वें एवं जो अंतिम शासक हुए हैं, शुंग वंश के 10वें एवं अंतिम शासक हुए आपको देवभूति। अंतिम शासक कौन हुए? देवभूति। देवभूति का ही मंत्री था वासुदेव। देवभूति का मंत्री था वासुदेव। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके शुंग वंश के स्थान पर एक नए राजवंश कण्व वंश के शासन की नींव डाली। और जो कण्व वंश का शासन है वह 75 बीसी से 30 बीसी तक रहा है। 75 बीसी से 30 बीसी तक जो है आपको कण्व वंश का शासन रहा है। और इस अवधि के दौरान कण्व वंश में टोटल 4 शासक हुए, जिसमें प्रथम शासक आपको वासुदेव कण्व हो गए। फिर द्वितीय शासक की हम बात करें तो भूमि मित्र कण्व हो गए, भूमि मित्र कण्व हो गए। और फिर तृतीय शासक की हम बात करें तो नारायण कण्व हो गए, नारायण कण्व हो गए। और चौथे और अंतिम शासक की हम बात करें तो सुशर्मा कण्व हो गए, सुशर्मा कण्व हो गए। इस वंश के पहले शासक, पहले और संस्थापक शासक वासुदेव कण्व, वही अंतिम शासक जो है आपको सुशर्मा कण्व हुए। सुशर्मा कण्व की हत्या, सुशर्मा कण्व की हम बात करें तो जो सुशर्मा कण्व है, सुशर्मा कण्व की हत्या सिमुक ने कर दी। सिमुक ने सुशर्मा कण्व की हत्या कर दी और शुंग वंश के स्थान पर एक नए राजवंश आंध्र सातवाहन वंश, एक नए राजवंश जो है आपको आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश के शासन की स्थापना किया। आंध्र सातवाहन वंश के शासन की स्थापना किया। तो आगे जो है हम लोग आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जितना बताए हैं इसको याद करते हैं। गुलशन कुमार जी, क्या दिक्कत है? क्या गलत है? क्या गलत है? है क्या? गलत है? क्या लिखा हो? सुषमा लिखा हो? गुलशन कुमार, क्या क्या दिक्कत है आपको, बताइए।
चलिए आइए आइए, है हल्ला मत कीजिए। तो जो बोर्ड पे लिखाते हैं थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक तो नोट में हो ही सकता है, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा आप अपना, ठीक है। उतना कॉमन सेंस ऐसा थोड़े है आपके पास नहीं होगा, उतना तो कॉमन सेंस होगा ना जी। मौर्यों के बाद किस वंश का शासन? मौर्यों के बाद शुंग वंश की स्थापना किसने की? किसने की है? पुष्यमित्र शुंग की कितनी राजधानी? कितनी राजधानी? राजनीतिक राजधानी कहां? राजनीतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी। पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित कौन था? राजपुरोहित। पुष्यमित्र शुंग किसके नेतृत्व में सैन्य अभियान किया? किसके नेतृत्व में? पुष्यमित्र शुंग का स्वाभाविक शत्रु किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी कहां से? मालविका अग्निमित्र। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना किसने की है? और कौन से यवन शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे? कौन से यवन शासक पुष्यमित्र शुंग? कौन? और कलिंग नरेश खारबेल और पुष्यमित्र शुंग के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? कलिंग नरेश खारबेल की जीत हुई थी। कलिंग नरेश खारबेल। और पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य विस्तार के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इस अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती? धनदेव के अयोध्या। अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त? धनदेव के अयोध्या। धनदेव के अयोध्या अभिलेख। और इनके लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कौन करवाया? कौन करवाया था? कौन करवाया था? और जो है भरूत स्तूप का निर्माण कौन करवाया? पुष्यमित्र शुंग। भरूत स्तूप का निर्माण कौन करवाया? भरूत स्तूप का निर्माण कौन करवाया? और जो है स्तूप में पाषाण यानी पत्थर का उपयोग किस वंश के शासनकाल से होना पड़ा? कौन वंश? स्तूप में पत्थर का प्रयोग किस वंश के शासनकाल से? किस वंश के शासनकाल? शुंग वंश। और इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन बने? पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। शुंग वंश में कुल कितने शासक हुए? कितने शासक हुए? शुंग वंश के 90 शासक। 90 शासक। और भागभद्र जो है कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को मानता था? कौन धर्म को मानता था? और भागभद्र के दरबार में कौन आया था? कौन आया था? किसका राजदूत बनकर आया था? हिंद यवन शासक आंती आल्कीडस। हिंद यवन शासक आंती आल्कीडस। हिंद यवन शासक आंती आल्कीडस। भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस किसका राजदूत बनकर आया था? आंती आल्कीडस। आंती आल्कीडस। गरुड़ स्तंभलेख, विदिशा स्तंभलेख या बेसनगर स्तंभलेख का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया है? किसने करवाया है? इसमें भगवान विष्णु के लिए कौन सा शब्द आया? देव देवस। भगवान विष्णु के लिए कौन सा शब्द? कौन सा शब्द आया है? शुंग वंश के अंतिम शासक। शुंग वंश के अंतिम शासक। शुंग वंश के अंतिम शासक। देवभूति की हत्या किसने कर दी? किसने कर दी? और देवभूति की हत्या वासुदेव ने करके शुंग वंश के स्थान पर कौन वंश के शासक? कौन वंश? कर्ण वंश में कुल कितने शासक? कितने शासक हुए? कौन कौन? वासुदेव, भूमिमित्र। चलिए, कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन हुए? अंतिम शासक कौन हुए? सुशर्मा कण्व की हत्या किसने की? और शुंग वंश के स्थान पर कौन सा राजवंश के? शुंग वंश के स्थान पर कौन सा राज? आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन। चलिए, आंध्र सातवाहन वंश कहिए या सातवाहन वंश कहिए, दोनों बात बराबर है। अब हम लोग आते हैं आंध्र सातवाहन वंश के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम आपको एक बात बताते हैं। मौर्योत्तर काल में देशी शासन, विदेशी शासन। देशी शासन में चांस रहता है कि शुंग वंश और सातवाहन वंश से प्रश्न पूछे, ज्यादातर चांस रहता है शुंग वंश से क्वेश्चन पूछे। और विदेशी शासन में ज्यादातर चांस रहता है कुषाण वंश से क्वेश्चन पूछे। कुषाण वंश से क्वेश्चन पूछे। शुंग वंश से क्वेश्चन पूछने के पीछे कई सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के बाद जो ब्राह्मण धर्म
दब चुका था, ब्राह्मण धर्म का पतन हो गया था, उस ब्राह्मण धर्म का फिर से उत्थान हुआ, उस ब्राह्मण धर्म का फिर से उत्थान हुआ। लंबे अवधि के बाद ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, कर्मकांड होना शुरू हो गया। तो ये तमाम प्रकार का चीज 500-600 वर्ष के बाद फिर से शुरू हो गया। यही कारण है कि यहां से प्रश्न पूछने की संभावना काफी अधिक होती है। और कभी कताल आपसे आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछता है कि वैदिक सभ्यता के पतन होने के बाद ब्राह्मण धर्म का भी पतन हो गया था, किस वंश के काल में इसका पुनरुत्थान हुआ और किस शासक के शासनकाल में हुआ? पुष्यमित शुंग। तो ये तमाम प्रकार की बात आप याद रखिएगा। हमको लगता है नोट में ये बात होगा, दीजिए तो नोट में ये बात होगा कि जो है आपको दिया हुआ है। देखिए मौर्योत्तर काल में आप दूसरा पेज पे आइएगा तो कण्व वंश के ठीक पहले देखिएगा, नोट में 5 गो पॉइंट लिखा हुआ है। कण्व वंश के ठीक पहले नोट में 5 गो पॉइंट लिखा हुआ है। कण्व वंश के ठीक पहले नोट में 1 2 3 4 5 गो पॉइंट लिखा हुआ है। ये पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा। इस पॉइंट को एक बार हम आपके लिए पढ़ देते हैं। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इनके उत्थान में पतंजलि का विशेष योगदान था। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई, मतलब शुंग काल में हुई है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव कृष्ण की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंट और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो 5 गो पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस 5 पॉइंट को आप निश्चित तौर पे याद रखिएगा जो अंतिम में है। ठीक है, चलिए। हाँ, अंतर है दोनों में। हाँ, नागसेन है, नागसेन है, मिलिंद पन्हो नागसेन। ठीक है, नागार्जुन अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। दोनों बौद्ध दार्शनिक है, ये समानता है दोनों में, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, नागार्जुन अलग है, नागसेन अलग है। मिलिंद पन्हो का संबंध नागसेन से। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, आंध्र सातवाहन वंश। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की बात करें तो जो आंध्र सातवाहन वंश के शासक है, इनका शासन मुख्य तौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में जो है आंध्र सातवाहन वंश का शासन मुख्य तौर पर रहा है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी रहा है। आंध्र सातवाहन वंश के शासक जो है शुरुआती दौर में आंध्र प्रदेश से ही शासन करना शुरू किया। आंध्र प्रदेश से ही आंध्र सातवाहन वंश के शासक शासन करना शुरू किए, लेकिन बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटका तक जो है आंध्र सातवाहन वंश का शासन जो है आपको फैल चुका था। और जो आंध्र सातवाहन वंश है, ये राजवंश प्राचीन काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु के तरह काम किया। सेतु के तरह काम किया मतलब आंध्र सातवाहन वंश जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में जोड़ के रखा। आंध्र सातवाहन वंश जो है आपको प्राचीन काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ के रखा था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ के रखा था। तो अगर हम आंध्र सातवाहन वंश की बात करें तो यह जो राजवंश है, इस राजवंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। कौन पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। और जब आप इस पुराण को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि शुरुआती दौर में आंध्र सातवाहन वंश के शासन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से हुई और कालांतर में जाकर के ये महाराष्ट्र और कर्नाटका तक फैल चुका था। इन लोगों की राजधानी
प्रतिष्ठान या पैठन हुआ करती थी। इन लोगों की राजधानी आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी की अगर हम बात करें तो इन लोगों की राजधानी जो है आपको कहां हुआ करती थी? प्रतिष्ठान या पैठन। प्रतिष्ठान या पैठन, प्रतिष्ठान या पैठन इन लोगों की राजधानी हुआ करती थी। इस राजवंश में सिमुक से लेकर यज्ञश्री सातकर्णी तक कई सारे शासक हुए। सिमुक से लेकर यज्ञश्री सातकर्णी तक इस राजवंश में कई शासक हुए। सिमुक हो गए, सातकर्णी प्रथम हो गए, हाल हो गए, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गए, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी हो गए, यज्ञश्री सातकर्णी हो गए। ये तमाम शासक हुए जिसमें इस राजवंश का संस्थापक सिमुक है। इस राजवंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। सिमुक इस राजवंश का संस्थापक है। इसके बाद यह जो राजवंश है, इस राजवंश के अंतर्गत जो अगले और इस राजवंश के महान शासक हुए हैं उनका नाम है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम तो सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक, सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है सातकर्णी प्रथम का। सातकर्णी प्रथम का चर्चा मिलता है और सातकर्णी प्रथम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सातकर्णी प्रथम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है और जो यह आपको नानाघाट अभिलेख है इसकी रचना सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका ने की है। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका, नैनिका ने नानाघाट अभिलेख की रचना की है। और सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी नैनिका के याद में, नैनिका के स्मरण में, नैनिका के सम्मान में रजत मुद्रा का प्रचलन किया, मुद्रा का प्रचलन किया। तो सातकर्णी प्रथम की हम बात करें तो सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी के सम्मान में रजत मुद्रा का प्रचलन जो है आपको किसने किया? सातकर्णी प्रथम ने किया। सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। इनसे पहले साम्राज्य विस्तार अन्य किसी सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन ये सैन्य अभियान पर निकले, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही कारण है कि इन्हें इस राजवंश का प्रथम महान शासक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम के बाद बहुत लोग को लग रहा है कि सत्यनारायण भगवान का कथा कह रहे हैं, बहुत लोग नींद का मजा ले रहे हैं। अभी इसरो में देखे थे वो लड़का है वो जो पिलर के पास वो ब्लैक शर्ट पहन के बैठा हुआ है, वो सो रहा था वो पिलर के पास, 3 नंबर पिलर के पास। हाँ नहीं वो नहीं, दाढ़ी वाला नहीं, वो सो रहा था, बिना दाढ़ी वाला सो रहा था। ठीक है, सोइए सोइए सोइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से तकिया लगा लीजिए। ठीक है, अगले क्लास से बैग में तकिया लेके आइएगा, आराम से सोइएगा मजे में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सातकर्णी प्रथम के बाद जो है इस राजवंश के एक अगले शासक हुए हाल, जो कि इस राजवंश के 17वें शासक थे। 17वां, समझिए 17वां शासक था। इस राजवंश के एक अगले शासक हुए हैं, उनका नाम है हाल जो है विद्वान व्यक्ति था। हाल विद्वान व्यक्ति था और इन्होंने कई सारे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। हाल खुद भी विद्वान था, जिस कारण इन्होंने कई सारे साहित्यों की रचना की है। उनका एक प्रमुख साहित्य है, उसका नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नामक साहित्य की रचना हाल के द्वारा लिखी गई है। हाल के दरबार में गुणाद्य रहता था, गुणाद्य के बाद सर्ववर्मन रहता था। गुणाद ने बृहद कथा की रचना की है। बृहद कथा की रचना गुणाद ने की है। और वहीं सर्ववर्मन की हम बात करें तो इन्होंने कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की है। कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ये गुणाद्य बृहद कथा के रचयिता गुणाद्य, कातंत्र व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन, ये सब हाल के दरबार में रहते थे। ये विद्वान थे, इन्होंने कई सारे विद्वानों को और भी संरक्षण प्रदान किया था। हाल के बाद
इस राजवंश के अगले और जो सबसे महान शासक हुए हैं, इस राजवंश के अगले और जो सबसे महान शासक हुए हैं, उनका नाम है आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये इस राजवंश के सबसे महान शासक हुए, सबसे महान शासक हुए। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और जो नासिक अभिलेख है, यह आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के द्वारा लिखा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री के द्वारा जो है आपको नासिक अभिलेख लिखे गए हैं। और इसी नासिक अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की महानता के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और इस नासिक अभिलेख में यह विवरण दिया गया है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा था, वह बंगाल की खाड़ी की पानी पिया था, अरब सागर की पानी पिया था और हिंद महासागर की पानी पिया था। मतलब यह कहकर के नासिक अभिलेख यह साबित करता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन पूरे दक्षिण भारत में हुआ करता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन जो है पूरे दक्षिण भारत में हुआ करता था। पूरे दक्षिण भारत में जो है आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन हुआ करता था। इसी बात को इंगित करने के लिए नासिक अभिलेख में यह कहा गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ हुआ था। इनके समकालीन शक शासक हुआ करते थे नहपान। शक शासक नहपान हुआ करते थे। नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी के सेना के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में नहपान की हार हुई और गौतमीपुत्र सातकर्णी की जीत हुई। गौतमीपुत्र सातकर्णी की जीत हुई और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कई प्रकार की उपाधि धारण की है। कई प्रकार की उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धारण की है। और अगर आप सातवाहन वंश को पढ़ेंगे तो इस वंश में आपको पता चलेगा कि पुरुष अलग कोई धर्म को मानता था और महिला अलग कोई धर्म को माना करती थी। स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस वंश के अंतर्गत महिलाएं बौद्ध धर्म को माना करती थी। महिलाएं जो है बौद्ध धर्म को माना करती थी और बौद्ध धर्म को बढ़ावा इस राजवंश के अंतर्गत जो है आपको दिया। सातकर्णी के सेना के बीच संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में नहपान की हार हुई और गौतमीपुत्र सातकर्णी की जीत हुई। गौतमीपुत्र सातकर्णी की जीत हुई और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कई प्रकार की उपाधि धारण की है। कई प्रकार की उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने धारण की है। और अगर आप सातवाहन वंश को पढ़ेंगे तो इस वंश में आपको पता चलेगा कि पुरुष अलग कोई धर्म को मानता था और महिला अलग कोई धर्म को माना करती थी। स्पेशली अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस वंश के अंतर्गत महिलाएं बौद्ध धर्म को माना करती थी। महिलाएं जो है बौद्ध धर्म को माना करती थी और बौद्ध धर्म को बढ़ावा इस राजवंश के अंतर्गत जो है आपको दिया गया था। इस राजवंश के अंतर्गत जो है आपको बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया था और इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की, जैसे कि विंध नरेश हो गया और भी बहुत सारी उपाधि इनके द्वारा जो है आपको धारण की गई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद इस राजवंश के जो अगले शासक हुए हैं उनका नाम है वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी की हम बात करें तो जो वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी है, इनका संघर्ष शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ था। शक शासक रुद्रदामन के साथ इनका संघर्ष हुआ था, जिसमें वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी की हार हुई और शक शासक रुद्रदामन की जीत हुई। शक शासक रुद्रदामन की जीत हुई। और जब आपको शक शासक रुद्रदामन की जीत हुई और वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी की हार हुई तो शक शासक रुद्रदामन ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए इसको दबाया नहीं, बल्कि ये तो विदेशी था, शक लोग तो विदेशी थे, समझिएगा, शक लोग विदेशी थे, तो इसने यह सोचा कि क्यों ना इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले। शक शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और इनके राज्य को किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाया। इनके राज्य को किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाया। और इसके बाद जो है
इस राजवंश के अंतिम महान शासक के तौर पर चर्चा मिलता है आपको यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी का चर्चा मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, जो आपको सातवाहन वंश है इसका शासन 30 बीसी से 250 एडी, 30 बीसी से 250 एडी लगभग जो है इसका शासन 300 वर्षों तक रहा है। कितना वर्षों तक? 300 वर्षों तक जो है लगभग इसका शासन रहा है। और एक चीज आप ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आप प्राचीन काल में पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में सातवाहन वंश का शासन जो है लंबे अवधि तक रहा है। प्राचीन काल में सातवाहन वंश का शासन जो है लगभग लंबे अवधि तक रहा है। जोड़िएगा घटाइएगा तो इतना वर्षों तक जो है किसी अन्य राजवंशों का शासन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो सातवाहन शासकों के जो है, सातवाहन शासकों के राजनीतिक जीवन के विषय में हमने आपको बताया है कि हाँ, सातवाहन वंश में ये शासक हुए। सातवाहन वंश की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, सातवाहन वंश की अपनी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था हुआ करती थी। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी सातवाहनों का अपना योगदान रहा है। समझ गए? तो सातवाहनों का राजनीतिक के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान रहा है। उन चीजों की भी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ सातवाहनों के राजनीतिक जीवन के विषय में बताए हैं कि हाँ, फल्ला 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 शासक जो है इस राजवंश के अंतर्गत हुए हैं। समझ गए? तो 1 मिनट में उसको पढ़ लीजिए। पढ़िए तो 1 मिनट में फिर याद करवाएंगे। है वीडियो कहां रुका हुआ है? कहीं वीडियो। अगर हम आंध्र सातवाहन वंश की बात करें तो जो आंध्र सातवाहन वंश है इस विषय में जानकारी हमें कौन पुराण से? आंध्र सातवाहन वंश के शासन की शुरुआत कौन क्षेत्र से? कौन क्षेत्र से? बाद में जाकर महाराष्ट्र और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु के तरह काम कौन राजवंश किया था? सातवाहनों की राजधानी कहां हुआ करती थी? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण हुआ करती थी। सातवाहन वंश के संस्थापक इस राजवंश के प्रथम महान शासक सातकर्णी प्रथम के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? नानाघाट अभिलेख की रचना किसने की है? सातवाहन वंश के कौन शासक अपनी पत्नी के सम्मान में रजत मुद्रा का प्रचलन? सातवाहन वंश के कौन शासक अपने पत्नी के सम्मान में रजत मुद्रा का प्रचलन किया? सातकर्णी गाथा सप्तशती के रचयिता, बृहद कथा के रचयिता, कातंत्र व्याकरण के रचयिता, गाथा सप्तशती, बृहद कथा, कातंत्र व्याकरण। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? नासिक अभिलेख के रचयिता कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित? किसको पराजित किया? और किस आंध्र सातवाहन वंश का शासक 3 समुद्र का पानी पिया था? किस सातवाहन वंश के शासक का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद अगले शासक कौन बने?
वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी कौन शक शासक से पराजित हुआ था? वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी किस शक शासक से पराजित हुआ? किसके साथ पराजित हुआ था? अंतिम महान आंध्र सातवाहन वंश के शासक कौन हुए? आंध्र सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक यज्ञश्री सातकर्णी। समझ गए? देखिए ये सब जो छोटा छोटा राजवंश है ना, इस सब के विषय में ऐतिहासिक ग्रंथों में जो है बहुत कम जिक्र है। समझ गए? ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इस सब के विषय में बहुत कम जिक्र है। इसी वजह से इस सब के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी जो है आपको नहीं मिलेगा। कहीं कहीं थोड़ा बहुत मात्रा में जो है इस सब का जिक्र है। समझ गए? तो आगे जो है हम लोग सातवाहन वंश के प्रशासनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को देखेंगे। समझ गए? तो इसे आगे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है? अब आगे देखिए भागना शुरू कर दिया है कोई स्टाफ है? उधर जाकर गेट बंद कीजिए। तो है कोई स्टाफ है जी? कोई ना है गेट पे? स्टाफ है जी? हाँ तो जाइए उधर गेट बंद कीजिए, वो वाला गेट बंद कीजिए। यानी जब तक पढ़ाएंगे तब तक रहेगा, क्वेश्चन पूछने का बारी आएगा भाग जाएगा। जा गेट बंद कीजिए। कहां गया वो स्टाफ जी? आज क्वेश्चन पूछेंगे अब। है क्या बोल रहे हैं? पेंटिंग? हाँ चलेगा, क्वेश्चन है तो पूछेंगे। चलिए सुनिए, अब हल्ला मत कीजिए। बहुत दिन से क्वेश्चन सबने नहीं पूछे हैं, एकदम आप लोग निरा गए हैं ना। चलिए सबसे पहले होमवर्क देते हैं और जो है उसके खन्ना जिला न्यायाधीश